दोस्तों नमस्कार। समय से टकराते रचनाकार इस विषय पर मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं कुछ बहुत अप्रिय और मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाले तथ्य आपके सामने रखते हुए बात की शुरुआत करता हूँ। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की माने तो यह इंडेक्स हमें बताता है कि भारत में भूख से हो रही मौतें इतनी भयावह हैं कि उनके बारे में जानकर दिल दहल उठता है। और भूख से मृत्यु के मामले में, भूख से जो अमानवीय मृत्यु हो रही है, उस बारे में हमसे कहीं बेहतर स्थिति में हमारे पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भूख से निपटने के मामले में हमसे कहीं बेहतर स्थिति में है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रेमचंद ने अपनी कहानी कफन में इसी भूख से अमानवीय होते पात्रों की रचना की है। घीसू और माधव का विवरण पढ़ते हुए, उनके बारे में जानकारी पाते हुए हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन आज़ादी के 72-73 साल बाद भी यह दुर्भाग्यजनक तथ्य है कि हम आज भी भूख से निजात नहीं पा सके हैं। आज भी भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख से असमय मर जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बातचीत के दौरान प्रसिद्ध कथाकार विश्वेश्वर ने कहा था कि कफन की भूख युगों युगों से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी की भूख है। यह भूख तब है जब हमारे यहाँ धान की बम्पर फसल है, गेहूं की बम्पर फसल है। स्थिति इतनी विकराल, अच्छी स्थिति होने के बाद भी, फसल की अच्छी स्थिति होने के बाद भी खराब प्रशासन की वजह से लाखों टन अनाज खुले में रख दिए जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से मामले देखे गए हैं भारत में कि अनाज के बोरों को जानबूझकर सड़ा दिया जाता है और फिर उस सड़े हुए चावल को शराब बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती है औने पौने दाम में। विडंबना देखिए कि जिस देश में किसान मरते जीते हुए अनाज का उत्पादन करता है, अपना खून पसीना एक करता है, उसके उत्पादन को किस तरह बर्बाद किया जाता है, यह आपके सामने है। आज गोदाम की व्यवस्था नहीं है। भारत में आज़ादी के बाद जो अनाज रखने के लिए गोदाम बनाए गए थे, उन गोदामों की स्थिति इतनी बुरी है कि वहाँ पर अनाज नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा उन्हें सुधारने की, नया स्टोरेज बनाने की कोई भी योजना केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकारों के पास नहीं है। कारण है कि हमारी सरकारें किसानों और मजदूरों के हित में सोचने वाली सरकारें नहीं हैं। हमारा भारत आज कारपोरेट भारत है। आप ध्यान रखिए मित्र कि आज का भारत किसानों, मजदूरों और श्रमजीवियों का भारत नहीं है। सामान्य नौकरी पेशा लोगों का भारत नहीं है। यह भारत अमीर लोगों का, पूंजीपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का देश है, कारपोरेट भारत है। प्रसिद्ध चिंतक
लेखक और दार्शनिक डॉक्टर राजेश्वर सक्सेना ने एक बहुत ही मार्के की बात कही है। मैं उनकी वह पंक्ति आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुनिए। भारत आज पूरी दुनिया में दुकानदारी करने वाला दुकानदारों का एक राष्ट्र है। आप गौर कीजिए। ऐसे में अब एक भारतीय की पहचान एक उद्यमी, एक व्यापारी और एक उपभोक्ता के रूप में होने लगी है। ऐसे में नागरिक समाज का कोई विचार बाकी रह गया नहीं दिखाई देता। सब कुछ एक उपभोक्ता समाज के लिए होकर रह गया है। हमारी राजनीति, हमारी सामाजिक संस्थाएं और पूंजीपतियों के हित की बात सोचने वाले कॉरपोरेट वर्ल्ड के पैसों से सत्ता में आने वाले लोग उनकी भलाई के लिए इस देश को एक बहुत बड़ी मंडी में तब्दील कर रहे हैं। बेचना और खरीदना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हर चीज के पीछे, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार की योजना हो, हर योजना के पीछे मुनाफे की धारणा काम कर रही है। अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में 21वीं सदी में भारत सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचने वाला एक दुकानदारों से भरा हुआ राष्ट्र है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप गौर कीजिए कि किस तरह हमारी सरकारें पूंजीपतियों के हाथों खेल रही हैं। पूंजीपतियों के हित के लिए वो मजदूरों और किसानों का हक मार रही हैं। ये आपके सामने है। अभी अभी कुछ दिनों पहले जो श्रम कानून पास हुआ है, जो खेती किसानी को लेकर एक नया बिल, लोकतांत्रिक परंपराओं को धता बताते हुए सारी मानवीयता, मनुष्यता, ईमानदारी को दरकिनार रखते हुए जिस तरह हमारी संसद ने इस बिल को पास किया है, वो बताता है कि हमारी सरकार, कम से कम मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कम से कम खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए तो नहीं है। यदि आपकी जेब भरी हुई है, आपके पास सोने चांदी की खनखनाहट है, तो आपकी कद्र है, अन्यथा नहीं। आप देखिए, एक श्रम कानून पास किया गया। उस श्रम कानून में यह नियम है कि 300 से अधिक मजदूरों को रखने वाला संस्थान या जिस उद्योग में, जिस कारखाने में 300 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं, उसके मालिक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह बिना सूचना दिए, बिना खबर किए, बिना मजदूरों की नोटिस में बात लाए बगैर वह उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। अर्थात आपने एक पूंजीपति के हाथ में सारे कानून दे दिए। मजदूरों के हित में कोई बात नहीं है। मजदूर न उसकी अपील कर सकता है, न अपने मालिक से ये प्रार्थना कर सकता है कि उसे क्यों निकाला गया। वह तो यह भी नहीं पूछ सकता कि उसे निकाले जाने का या बर्खास्त करने का कारण क्या है। दूसरी बात, मजदूरों ने एक लंबी लड़ाई लड़कर काम के 8 घंटे तय किए थे। अब तो उन 8 घंटों को हवा में उड़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो अब 12-12 घंटे काम करने की इजाज़त दे दी है। तो क्या ऐसी सरकार को
आप लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक सरकार बोलेंगे। लोकतंत्र तो आज पूरी तरह खतरे में है। और दोस्तों, मैं बताता हूँ कि एक बुद्धिजीवी का यह कर्तव्य होता है, जनता से जुड़े हुए रचनाकार का, ईमानदारी से सोचने वाले और जनता के बीच जाकर काम करने वाले रचनाकार का महत्व यहाँ पर इसलिए है कि एक सच्चा रचनाकार ही अपने जनता पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में उठता है, अपनी आवाज़ उठाता है। लेकिन आज आवाज़ उठाने वाले बौद्धिकों की दशा क्या है? आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आज प्रश्न पूछना सबसे बड़ा अपराध है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश की संसद से सवाल मत पूछिए। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। इस देश की बहुत प्राचीन परंपरा रही है कि इस देश के बौद्धिक समुदाय के लोग हर बार मुसीबत के दौर में, तानाशाही के दौर में, अत्याचार के दौर में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, उन्होंने सवाल पूछे हैं और इस सवाल पूछने की सज़ा भी भुगती है। उन्हें जला दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है, उन्हें पागल खानों में बंद कर दिया गया है। आज भी स्थिति बदली नहीं है। आज भी सच के पक्ष में खड़े होने वाले रचनाकार को जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार, कवि, लेखक, चिंतक, वक्ता, सोशल एक्टिविस्ट बर्बर राव जेल में बंद हैं। मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली सुधा भारद्वाज जेल में बंद है। गौतम नवलखा पर कार्रवाई हो रही है। सरकार के विरुद्ध सवाल उठाने वालों को, सरकार के विरुद्ध बात करने वालों को, सरकार के ऊपर संदेह करने वालों को नज़रबंद किया जा रहा है, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है दोस्तों कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की आखिरी मीटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी थी। उस बात को आज याद करने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि 27 नवंबर 1949 को अम्बेडकर ने पूछा था, यदि राजनीतिक दलों ने देश से ऊपर अपने धर्म मत को रखा तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जो चेतावनी बाबा साहब ने दी थी वही तो आज घटित हो रहा है दोस्तों। आज राजनीतिक दलों ने अपने धर्म मत को ऊपर रखा है। आज से पहले आपने कभी भी धर्म विशेष को लेकर इतना हंगामा नहीं देखा। एक तरफ भूख से मरने वाले, फांसी पर लटकने वाले किसानों की संख्या में बेहिसाब बढ़ोतरी हो रही है और यह देश गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी अपने धर्म पर विश्वास से नाज है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो दीगर धर्म के लोग अपराधी हो गए। लेकिन आजकल का फैशन तो यही है। इधर 21वीं सदी में हमने एक और विभत्स चीज़ देखी है। हमने मॉब लिंचिंग शब्द को सिर्फ सुना नहीं, हमने उसे बहुत गहराई से महसूस किया है।
अनियंत्रित भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्याओं के हम चश्मदीद गवार रहे हैं। हमने देखा है कि नाम से, पहनावे से, जबान से हमने अपने दुश्मन बना लिए। हमने ऐसे लोगों पर हमला किया, उन्हें मारा, उनकी जान ले ली जो हमारे धर्म के नहीं थे, जो गैर हिंदू थे। क्या हिंदू धर्म सिखाता है कि आप दूसरे मजहब को मानने वालों को मार डालें? हर धर्म तो सहिष्णुता की बात करता है, प्रेम की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। पिछले 5-6 सालों के भीतर हमने इसी भाईचारे को मरते हुए देखा है। हमने कपड़ों से लोगों को पहचानना सीख लिया है। हमने जबान से लोगों से भेदभाव करना सीख लिया है। क्या इस देश का संगीत, क्या इस देश की चित्रकला, क्या इस देश की मूर्तिकला हमें यही सिखाती है? हम कहते हुए नहीं अघाते कि वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं विश्व हमारा घर है। अच्छी बात है, लेकिन अगर विश्व हमारा घर है तो इस घर में रहने वाले लोग भी तो आपके हैं। फिर आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? महज इसलिए कि वो जय श्री राम की जगह या अल्लाह या खुदा करते हैं। भगवान का नाम, ईश्वर का नाम कोई किसी भी तरीके से ले, लेकिन वो अपने आराध्य की प्रार्थना पूजा इसलिए करता है कि वह दूसरों के जीवन का महत्व समझता है, वह जीवन के महत्व को समझता है। लेकिन आज तो जीवन के महत्व को ही समाप्त कर दिया गया है। आज किसान, लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, भूख से मृत्यु हो रही है, औरतों पर अत्याचार बुरी तरह बढ़ गए हैं। औरतों को आज भी मर्दों की तरह बराबरी का हक नहीं मिला है। आज भी बलात्कार की घटनाएं हैरान कर देती हैं, और आज भी बलात्कार करने वाले, राजनीतिक रसूख लगने वाले लोग आज भी अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी उनकी जय जयकार हो रही है। ये चीज़ें एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं। ये चीज़ें आपको सावधान करती हैं कि जिस देश में आधी आबादी की कोई कीमत नहीं है, स्त्रियों को जहां बराबरी का हक नहीं दिया जाता है, उस देश में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। मैं गौहर रज़ा साहब ने स्त्रियों के अपमान पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। जिस पर जख्म है गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा। मादरे हिंद हूँ मैं, वो जो खामोश हैं शामिल हैं जिना में मेरी। बलात्कार के शिकार एक औरत ही बेइज्जत नहीं होती, कहीं न कहीं पूरी मानवता बेइज्जत होती है। कहीं न कहीं एक औरत के साथ एक पूरी सभ्यता और संस्कृति की मृत्यु होती है। और आपको बताऊं, मैं
सीमा आज़ाद लिखती हैं कि अगर तुम कश्मीरी औरत हो तो राष्ट्र भक्ति के लिए हो सकता है तुम्हारा बलात्कार। यदि तुम कश्मीरी औरत हो तो राष्ट्रभक्ति के लिए हो सकता है तुम्हारा बलात्कार। बलात्कारियों के समर्थन में फहराए जा सकते हैं तिरंगे। और पवित्रा लामा नेपाली कवि की कविता है, भूल मत है औरत किंतु है औरत कि रिवाजों के पहाड़ों तले दबे रहना, और दबे रहना है तुझे कि नियमों की जंजीरों से बंधना और बंधे रहना है तुझे। हंस मत ऐ औरत यहाँ हंसना मना है। एक औरत की हंसी आपके आभिजात्य पर चोट कर जाती है। एक औरत को आप उपभोग की सामग्री में बदलते देखना चाहते हैं, आपको खुशी होती है। आपकी मर्दानगी को राहत मिलती है। इस देश में जब तक स्त्रियों को समानता का अधिकार, बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक यह देश निरंतर शोषण का, गुलामी का शिकार होता रहेगा। आज देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, अंधेरे में टार्च की रोशनी फेंकते हैं, लेकिन असली अंधेरा जहाँ पर है वहाँ पर उनकी निगाह नहीं जाती है। आज करोड़ों करोड़ बेरोजगार सड़कों पर है। आज लाखों लाख मजदूर मजदूरी से वंचित हैं, उन्हें काम से निकाल दिया गया है। बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भय लगता है कि इस देश का भविष्य जो दिखाया जा रहा है वह है या कुछ और है, जिस पर लीपापोती की जा रही है, जिसे छुपाया जा रहा है। बेरोजगारी, मजदूरों पर अत्याचार, शोषण, अनाचार इतनी मात्रा में हो रहा है कि आपको यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि अगर अंकुश नहीं लगाया गया, अगर हम अपनी जनता के साथ सड़क पर नहीं उतरे, तो हम अपने इस देश की आज़ादी खो बैठेंगे। और दोस्तों, मैं तो यह भी कहता हूँ कि कोरोना का संकट भयावह है। इस कोरोना के भयावह काल में कुछ और भी संकट गहरे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल शून्य की तरफ चली गई है। हमारी जो युवा शक्ति है आज वो बेरोजगारी से लड़ रही है, मर रही है। हजारों हजार मजदूर लॉकडाउन के दौरान भूख से, प्यास से मर गए, और हमारी संसद ये कहती है पूरी बेशर्मी से कि ऐसे मरने वाले मजदूरों का, ऐसे मरने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। क्या कहें? दुर्भाग्य यह है कि आज जिस मीडिया को हमारे पक्ष में खड़ा होना था, जनता के पक्ष में खड़ा होना था, वह मीडिया आज हमारे पक्ष में नहीं है। वह मीडिया तो मुख्यमंत्रियों के बारे में, प्रधानमंत्री के ड्रेस कोड के बारे में आपसे बात कर, क्या खा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, इस पर उनका फोकस है। ऐसी स्थिति में बौद्धिक समुदाय लगातार आवाज उठा रहा है। हमारे कवि, हमारे कहानीकार, हमारे चिंतक, विचारक, सारे लोग एक स्वर में इस तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध कर रहे हैं।
और याद कर रहे हैं अपने पुरखों को। विवेकानंद ने कहा था ना, अपनी जनता के पास जाओ, जनता से सीखो, जनता से सीखो, जनता से सीखो, जनता को सिखाओ। जनता आज भी आपकी गुरु है। अगर आपने जनता के पास जाना छोड़ दिया है तो आपके पास आपकी कला भी नहीं रहेगी। दोस्तों, स्थिति भयावह है। कानून की जो सत्ता है वो धर्म की सत्ता से संचालित हो रही है और कानून हमारे पक्ष में खड़ा नहीं है। हमारे पक्ष का मतलब है आम जनता के पक्ष में खड़ा नहीं है। आज मजदूर, किसान और नौजवान तीनों सड़क पर हैं। महिलाएं सड़क पर हैं। महिलाओं ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की है। सारे कलाकार, सारे रचनाकार आज विरोध में खड़े हैं। यह विरोध ही हमें बचा सकता है। विरोध ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें ईमानदारी की तरफ ले जा सकता है, सच्चाई की तरफ ले जा सकता है और हमें अपनी जनता से जोड़ सकता है। आज आदिवासियों को उनकी जगहों से बेदखल किया जा रहा है। आज किसानों की ज़मीन उनसे छीनी जा रही है। किसानों की ज़मीन को कारपोरेट वर्ल्ड को सौंपा जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। आज किसानों से फसल बेचने का अधिकार तक छीन लिया गया है। अब बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कारपोरेट अब कृषि सेक्टर में आ रहे हैं। एक खुली छूट दे दी गई है कि आप किसानों की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। आप उनकी फसल को औने पौने दामों में ख़रीद कर स्टोर कर सकते हैं। आप काला बाजारी को बढ़ावा दे सकते हैं और यह होने लगा है। आज किसान समुदाय सड़क पर है। अगर किसान समुदाय सड़क पर है, श्रमजीवी सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, स्त्रियां सड़क पर है, कामकाजी औरतें, पुरुष सब सड़क पर हैं, तो ये क्या इशारा करता है? यह इशारा करता है कि यह देश गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। इस दिशा को रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा और हमें ऐसे कानूनों की मुखालिफत करनी पड़ेगी, उनके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा जो हमारे हक को मारते हैं और हम पर पूंजीपतियों को थोपते हैं। हमारा रचनाकार, चाहे कहानीकार हो, कवि हो, गायक हो, नर्तक हो, वादक हो, मूर्तिकार हो, सारे लोग एकजुट होकर अपनी कला के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस उम्मीद में कर रहे हैं कि एक दिन हम कामयाब होंगे और एक दिन हम उस भारत का सपना सच्चा करेंगे जो किसानों का भारत है, जो मजदूरों का भारत है, जिस भारत का सपना अंबेडकर ने देखा था, नेहरू ने देखा था, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, कम्युनिस्ट पार्टियों ने देखा था। वो सपना पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने देश में एक नया सवेरा देखेंगे और उस सुनहरे सवेरे के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम अपनी रचनाओं से बराबर हस्तक्षेप करते रहेंगे। सरकारें जो करें, हम उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, समय से टकराते रचनाकारों पर मेरी छोटी सी बात। अपने समय से टकराना ही सच्ची रचना धर्मिता है। इस टकराहट से चिंगारियाँ फूटती हैं और एक ज्योति स्फुलिंग रच देती हैं। फिर यही स्फुलिंग मशाल बनते हैं। यह मशाल कबीर ने जलाई और समाज के अंधेरे कोनों को रोशन किया। इसके लिए उन्होंने अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर अपना घर यानी स्वार्थ को जलाकर रोशनी बिखेरी।
फिर यह मशाल निराला ने उठाई और सरोज स्मृति में ब्राह्मणवाद को बेनकाब करके चतुरी चमार के पक्ष में जा खड़े हुए। निराला अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। कुछ और आगे बढ़े तो यह मशाल मुक्तिबोध के हाथ में नजर आती है। मुक्तिबोध का तो सारा जीवन और उनका सारा रचना कर्म ही अंधेरे में उजाले की तलाश है। वे हर कीमत पर अभिव्यक्ति का खतरा उठाते हैं। वे जानते हैं कि अंधेरे का साथ देने वाले बहुत प्रभावशाली हैं, फिर भी वे उस अंधेरे में शामिल होने वाले लोगों को उजागर करते हैं। देखिए, विचित्र प्रोसेसन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबत्तू वाला जरीदार ड्रेस पहने चमकता बैंड दल, बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार, इसी नगर के बड़े बड़े नाम, अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, यहाँ तक कि शहर का कुख्यात डोमाजी उस्ताद। मुक्तिबोध उन सबको बेनकाब करते हैं जो अंधेरे के षड्यंत्र में शामिल हैं। वे अपने आप से सवाल करते हैं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत लिया, दिया बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। दोस्तों, मुक्तिबोध अपने बहाने यह सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं कि हमने अपना दायित्व निभाया, अब तक क्या किया, हमने अब तक जीवन क्या जिया। आज यही सवाल अपने आप से करने पूछने का समय आ गया है। आज समय की शिला से टकराते सवालों की ज़रूरत है। यह आसान नहीं है, इसलिए विष को अन्न समझकर ग्रहण करना होगा। मुक्तिबोध के शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी प्रेरणा से मेरी प्रेरणा बहुत भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है, मेरे लिए अन्न है। विरोधी ताकतों से टकराना आसान नहीं है। तभी तो कबीर कहते हैं, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। घर यानी स्वार्थ, अपने स्वार्थ को त्याग कर ही मशाल उठाई जा सकती है। खुद को मिटा देने की हद तक समर्पित करने वाला ही समय चेता रचनाकार हो सकता है। तभी तो पाश अपने को घास की तरह जिद और जिजीविषा से भर लेते हैं। वे कहते हैं, मैं घास हूँ, मैं आपके किए धरे पर उग जाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालयों पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, मुझे क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज़ को ढक लूँगा, हर ढेर पर उग आऊँगा। मैं घास हूँ, मैं अपना काम करूँगा, मैं आपके किए धरे पर उग जाऊँगा। धूमिल संसद से सड़क तक में हमें राजनीति का अक्स दिखाते हैं, तो नागार्जुन सीधे सपाट लहजे में शासन की बंदूक यानी सत्ता का असली चेहरा सामने लाते हैं। देखिए, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूँक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। जब शासन की बंदूक कानी हो जाए, यानी वह एक तरफा हो जाए, पक्षपाती हो जाए, तो ऐसे में रचनाकार का दायित्व और बढ़ जाता है। नागार्जुन उसमें एक साहस देखते हैं। वे कहते हैं, जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो मित्रों, आज हमें अपने भीतर कबीर, धूमिल और पाश को उतारने की ज़रूरत है। आज सिर्फ मशाल जलाने की ही ज़रूरत नहीं है, मशाल बन जाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।
साथियों नमस्कार। हमारे साथी निर्मल आनंद की एक कविता है, सपने। हम खोदते जाते हैं कुआं, गहराता जाता है अंधेरा, हमें उस जल तक पहुंचना है जो मीठा है। यह एक कविता भर नहीं है, कवि के मीठे पानी भर का सपना भी नहीं है। ये एक वो झिझविसा है, एक आदमी के अपने जीवन के सपनों को जिंदा बचाए रखने की लड़ाई का एक हिस्सा है। यूं कहें तो इसे हासिल करने की जिद भी। हर एक कवि लेखक ताउम्र अपने इस सपने को जिंदा रखने के लिए समय से टकराता है। चलिए पड़ताल करते हैं अपने इस समय की, जिससे प्रेमचंद, मुक्तिबोध, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ सिंह से लेकर राजेश जोशी, कुमार अंबोज, आलोक वर्मा, निर्मल आनंद और मैं भी इससे टकराते हैं। सबसे पहले मुक्तिबोध की दो कविताओं का जिक्र करूंगा। पहली कविता है अंधेरे में और दूसरी कविता है भूल गलती। क्या ये कविताएं हमारे समय के मोहभंग की कविताएं नहीं है, जहां एक तरफ मजदूरों, कामगारों के भयावह शोषण की दास्तान है, उनके विषमताओं की तस्वीरें हैं, वहीं मुक्तिबोध हमसे हमारे एकजुटता, हमारे पक्षधरता की बात पर ज्यादा जोर देते हैं। और हां, खुद मुक्तिबोध उस समय प्रतिपक्ष की भूमिका में खड़े दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध आज हमारे लिए एक विरासत के रूप में आदमी के जिंदा रहने के सपनों को बचाने की जिम्मेदारी सौंप गए हैं। मुक्तिबोध एक स्वप्न दृष्टा कवि हैं। हमारे आज के समय को वो तब देख रहे थे जब अंधेरे में कविता रच रहे थे। और यही वह वजह है कि वो आपसे बार बार सवाल करते हैं, पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। यानी वो आपसे पूछते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं। उसके समय का संकट आज जस का तस नहीं है, और भी ज्यादा भयावह है और एकदम सामने नंगा खड़ा है। यह संकट चौतरफा है, हमें जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी के सवालों पर उलझाकर हमारे इस संकटपूर्ण समय को अपने अवसरों में बदल देने की उनकी कुचेष्टा ही है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद किसान जीवन की मुश्किलात की व्याख्या करते हैं, तब के मध्य वर्ग की दुविधा, जिसे हम आज उस मध्य वर्ग का काइयापन कह सकते हैं, को उधारते चलते हैं। प्रेमचंद उस समय के आर्थिक विषमताओं की विशद व्याख्या करते हैं। प्रेमचंद की कथाओं में स्त्रियों की दयनीय दशा गोदान, निर्मला, बूढ़ी काकी और पंच परमेश्वर में भी भरी पड़ी है। स्त्री जाति के दलित होने की दास्तानें प्रेमचंद के यहां अनेक स्तरों पर मौजूद है। प्रेमचंद उस समय से जूझते ही नहीं है, हमें रास्ता भी दिखाते हैं। बाबा नागार्जुन तो आपातकाल में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सवाल उठाते हैं, और जब सवाल उठाते हैं तो जेल भी जाते हैं। बाबा नागार्जुन की हरजन गाथा कविता याद कीजिएगा।
उपन्यास है उनका बलचनामा, वरुण के बेटे, उसमें वो अपने समय से मुठभेड़ करते हैं, दलितों के साथ खड़े होते हैं। उनकी डायरी पढ़िए, मछुआ टोला में रहकर मछुआरों की जिंदगी को बारीकी से, उनकी जिंदगी की विसंगतियों को देखते हैं, और देखते ही नहीं, उनके साथ वो जीते भी हैं। याद कीजिएगा निराला को। निराला सीधे सीधे कहते हैं स्त्री हमारी दुनिया की सबसे पहली दलित है। आगे सरसालाल सक्सेना, राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुमार अम्बुज से लेकर आलोक वर्मा और निर्मल आनंद, भास्कर चौधरी के सपनों की क्या दशा है और क्या दिशा है। मैंने पहले भी शुरू में कहा है, यह समय मुक्तिबोध के समय का जस का तस नहीं है। चौतरफा संकट से भरा हुआ है और हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल है कि आप किसके साथ खड़े हैं। इस काम के लिए अब आपके पास एक ही विकल्प है, वह है लोक शिक्षण। विविध और विभिन्न स्तरों पर जाकर लोक शिक्षण। हमारे पास इसके लिए दो टूल्स हैं। पहला टूल्स गांधी जी और दूसरा प्रेमचंद। प्रेमचंद के यहां आपको अपने आत्मबल के परीक्षण और खुद पर यकीन करने की शक्ति मिलेगी, साथ में सच का सामना करने का हौसला भी। प्रेमचंद के यहां कम से कम आपके भीतर एक किसान बोध तो जागेगा ही, और एक जीवन दृष्टि जो आपको मिलेगी वो बोलने की ताकत देगी। आपके भीतर एक नागरिक बोध जगाने के लिए प्रेमचंद काफी है। पिछले दिनों हमने अपने समय के सबसे भीषण मानवीय त्रासदी को देखा है। हजारों लाखों मजदूरों का पलायन, भूख और अकेले छूट जाने से बिलबिलाते ये मजदूर जब सड़कों पे आए तो एक चीज हमने और नोट किया। अकेले और एकदम अकेले छूट जाने के बावजूद भी इनके भीतर जिंदा रहने की जिद हमने देखी। नंगे किसानों की रैलियां देखी। किसानों की आत्महत्याएं क्या आपको विचलित नहीं करती? मौजूदा समय एक साथ हमको एक सबक सिखाती है। जब संविधान में निहित कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा तहस नहस हो जाती है, राजनीतिक स्तर पर हम पाते हैं कि प्रतिपक्ष सिरे से गायब है। बहुसंख्यकवाद और सत्ता के कारपोरेटीकरण की अंतिम परिणति है श्रम कानूनों में बदलाव और किसानों पर जबरदस्ती लाद दिए गए कानून। आपको नहीं लगता कि ये प्रेमचंद की तब की शंकाओं को पुष्ट करती हैं? ये सब ऐसी स्थिति में हम आप कितना गंभीर हैं, यह विचारणीय है। मैं अपनी एक कविता का जिक्र करूंगा। किसान है कि लगातार बोल रहा है और हम सब चुप हैं। किसान से कोई पूछे तो वह बताएगा कि इन दिनों उनने कोई नया सपना नहीं देखा है। यकीनन यह हमारा ही समय है जहां नए सपने नहीं देखे जा रहे हैं। दरअसल यही है हमारा संकट। पाश के शब्दों में कहें
तो सबसे खतरनाक है अपने सपनों का मर जाना। जब आप नए सपने नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कोई नया सपना, इसका मतलब तो यही है कि आपके पुरखों के देखे हुए सपने, आप मानते हैं कि आपके पुरखों ने जो सपने देखे हैं वो संकट में हैं। वो सपने आपके गांधी के हैं, आपके नेहरू के हैं, आपके मुक्तिबोध के हैं, प्रेमचंद के हैं, और आपके लोक बाबू के भी सपने हैं। जो भी परिदृश्य हमारे सामने हैं, पीछे का खेल, उनके मंसूबों की पड़ताल अहम है। जब जब इन सबों की आप पड़ताल करते हैं तो निश्चित है कुछ सवाल है जैसे आप टकराते हैं। किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, स्कूल ना जा पाने वाले बच्चों के सवाल, क्या आपको ये निरुत्तर नहीं करते? मित्रों, ये आप पर निर्भर करता है किस स्तर पर और आप अपने खुद के सवालों से कैसे टकराते हैं। मैंने पहले भी कहा, आप की पक्षधरता अभी दांव पर लगी है। आपको तय करना है किसके साथ खड़े हैं आप। हां, मुझे याद आ रहा है एक बात जो कह देता हूं, ठीक इस तरह से है एकदम। किसान के खेत में उतरिएगा, किसान के खेत में उतरिएगा, एक बबूल का कांटा आपके पांव का इंतजार कर रहा है। साथियों, आपके पास जो टूल्स हैं वो आपके साथी है, आपकी रचनाएं हैं, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।